नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज का ये वीडियो चुनौतियां और मकर राशि आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसे लंबी के होने के कारण मैंने 2 भागों में बांट दिया है। मकर जातकों के लिए ये वीडियो एक प्रेरणा का कार्य करेगा। आप जरूर चौंक गए होंगे कि सबका हित चाहने वाले भोले भाले मकर क्या इतने निडर भी हो सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि मकर किसी से भी डरता नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की राशि है और इनके साथ प्रभु होते हैं। इस तरह के वीडियोस बनाकर मुझे अपनी महानता दिखाने का कतई शौक नहीं है। ये लगभग सारे वीडियो मेरे मकर भाई बहनों को समर्पित है, जो आज अपवाद के रूप में दुनिया से लड़ नहीं सकते और शत्रुहंता योग की ताकत से भी अनभिज्ञ हैं और गुमनामी के अंधेरे में बैठे हैं, अकेले हो गए हैं। मकर बेशक हनुमान जैसी शक्ति लिए बैठे हैं, लेकिन वक्त और हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्हें कोई जामवंत नहीं मिला जो उनको जगा सकता। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में बताया था। मुझे तो देखिए मेरी माँ ने जगाया था और मैंने हर चुनौती को ललकारा। दोस्तों, जिनको जामवंत नहीं मिल पाया उन्हें मैं समझाऊंगी कि मकर जातक कुछ केसेस में शत्रुता योग से इसीलिए अनभिज्ञ रह जाते हैं क्योंकि मकर में गुरु नीच के होते हैं, और कुछ केसेस में शत्रुहंता योग सुप्तावस्था में रह जाता है, जागृत नहीं हो पाता। जिनका जागृत अवस्था में है उनसे दुनिया कांपती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजनीति में मेरा किस तरह आना हुआ और फिर समाज की बुराइयों से लड़ने में मुझे आसानी होने लगी, क्योंकि संगठन की ताकत मेरे साथ थी, मेरे साथ है। प्रशासन मेरा सम्मान करता है क्योंकि मैं गरीब और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क समाज सेवा करती रही। हमने तो बाला साहब की एक ही बात पकड़ ली थी, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, और बस हम उसी राह पर निकल पड़े। बाला साहब कहते थे कि समाज में बैठकर जो व्यक्ति लड़ नहीं सकता और अगर उसका कोई दुश्मन ही नहीं है तो उससे ज्यादा कमजोर इंसान कोई है ही नहीं। अगर परिवार और बच्चों के पीछे ही सारा जीवन लगा दोगे तो तुम में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं है। संगठन को परिवार समझकर कई बार मैंने 30, 40, 50 शिव सैनिकों को लेकर अपने निवास पर भी मीटिंग की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी जिंदादिली और निडरता को देखकर हमारे अपार्टमेंट के कुछ सम्मानित बुजुर्गों ने मुझे अपार्टमेंट का एक मंदिर है उसमें बुलाया और मुझसे कहा कि मैडम, आज हालात ये हो गए हैं, वैसे शोभा तो नहीं देता कि मैं आपके लिए ये आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट वगैरह बहुत छोटी चीज है, लेकिन सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी देना भी मुश्किल हो गया क्योंकि रेजिडेंट्स जो हैं सब्सक्रिप्शन यानी मासिक अनुदान नहीं दे रहे हैं। कोई कहता है कि हमारे घर के बाहर जूते रखे थे वो चोरी हो गए, कोई कहता है हमारे बाहर जो कोई बर्तन चोरी हो गया, इसीलिए हम आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। और सोसाइटी में अक्सर चोरियां हो रही थी, ये इलाका वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस दौर में जब ये घटना घटी थी, उस वक्त मात्र 250 रुपए सब्सक्रिप्शन लिया जाता था, मासिक अनुदान, और लोग इतने छोटे अमाउंट को भी नहीं देना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने सोचा शायद ये बुजुर्ग मुझे रेजिडेंट्स के घरों में ले जाकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि भाई मासिक अनुदान दो। तो मैंने इसके लिए पहले उनको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा है, मेरे पास इतना समय नहीं है,
और वो भी 250 रुपए के लिए घर घर जाकर भीख मांगने जैसा है। तो उन्होंने फिर मुझे स्पष्ट कह दिया कि अगर आप आरडब्ल्यूए में प्रेसिडेंट बन जाओ तो लोग सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये चाल है। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। और मैंने इस प्रस्ताव को लेके अपने कुछ लोगों से जिक्र किया, तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि अरे इस सोसाइटी में पहले भी एक महिला प्रेसिडेंट थी, उसने बड़ी निष्ठा से काम किया था, रात रात जगी रहती थी, लेकिन सोसाइटी के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस महिला को बड़ा अपमानित किया गया, बहुत उसके साथ बदतमीजी हुई है, उस पर बड़े गंभीर आरोप लगा के उसे हटा दिया गया, जबकि वो महिला एक डॉक्टर थी और बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन बहुत विचार करने के बाद मैंने ये भी सोचा कि यार मेरा मकान भी इसी सोसाइटी में, तो मुझे तो आगे देकर कुछ सहयोग या कुछ योगदान तो करना चाहिए, ये मेरे अंदर से आवाज आई। और मैंने दूसरे दिन उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं डरती तो थी नहीं, मैंने कहा देखेंगे यार कौन है वो एंटी सोशल एलिमेंट। उसके बाद मुझे निर्विरोध इन्होंने प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। तो तब मैंने सोचा था कि डिफॉल्टर्स का जो इश्यू है उसे सॉल्व करके मैं खुद ही आरडब्ल्यूए से हट जाऊं। और मैं जानती थी कि देखिए ये ज्यादातर वेले लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं आरडब्ल्यूए। तो मैंने ये बात आरडब्ल्यूए के एक वाइस प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड एसीपी थे, मैंने उनको बता दी थी। मैंने कहा देखिए सर, मैं इसमें फिर कंटिन्यू नहीं करूंगी, ठीक है डिफॉल्टर का इशू है वो मैं सॉल्व कर। फिर क्या हुआ कि मेरे द्वारा कमान संभालते ही लोगों ने मासिक अनुदान उसी महीने से देना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते 166 डिफॉल्टर एक महीने के अंदर लाइन में आ गए। थोड़े बहुत जो ढीठ रेजिडेंट से जो बेशर्म और घटिया थे, उनके लिए मैंने गार्ड को गेट खोलने से मना कर दिया, और वो लोग फिर गेट पे गाड़ी खड़ी करके फिर उतर के गेट खोलकर अंदर आते थे, बड़ा हंगामा करते थे, गार्ड को गाली देते थे। एक दो लोगों ने तो गोली मारने तक की धमकी दी थी। तो डर कर एक गार्ड हमारा भाग गया था, इसीलिए मैं कई बार गार्ड को हिम्मत देने के लिए गेट पर भी खड़ी होती थी। फिर मैंने उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट गेट पर लगा दी कि भाई दुनिया देखे। फिर तो मुझे कोर्ट के नोटिस आने लगे, धमकियां आने लगी, असामाजिक तत्व रात को पत्थरबाजी करने लगे सोसाइटी के अंदर। अच्छा फिर मेरे को भी जिद आ गई, मैंने भी अपने लोगों से वो इकट्ठा किया, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वो लोग थे जिनके घर के आगे 15-20 लाख की गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन 250 रुपए मासिक अनुदान देने के लिए इनकी जान निकलती थी। उसके बाद ये मुझ पर गंभीर आरोप लगाने लगे, मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने लगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगातार इस सोसाइटी की सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव तैयार करती थी। मैंने सोसाइटी में कैमरे लगवाए, बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी हुई थी वो पूरी रिपेयर करवाई, गाड़ियों पर स्टिकर लगवाए, बाहर की गाड़ियां बाहर निकलवाई, वर्कर्स के जो अंदर आते थे काम करने के लिए सबके एंट्री पास बनवाए। पार्कों में लोग कार में एसी चलाकर शराब पीते थे, कोई लड़कियों को लेकर बैठे होते थे, उनको भगाया दौड़ा दौड़ा कर। अपार्टमेंट के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट भी चलते थे यहाँ, वो बंद करवाए। गर्ल्स की एजुकेशन के लिए एक संस्था मतलब गरीब लड़कियों के लिए काम कर रही थी, वहां पता चला वहां लड़कियों का शोषण होता था, वहां मैंने पुलिस भेजकर उसको एक्सपोज किया, फिर उस पर एक्शन हुआ। सोसाइटी में बहुत चोरियां होती थी, वो सारी बंद हो गई। तो मेरे कार्यकाल में बहुत कम समय में मैंने बहुत सराहनीय कार्य किए। शायद मेरी जगह और कोई पुरुष होता तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती। ये भाजपा बहुलवादी एरिया है, उसे भाजपा चुनाव में खड़ा करती। मैंने इतनी सराहनीय काम किए। मेरे द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आपको आरडब्ल्यूए ऑफिस से मिल जाएगी, और हो सकता है उन्होंने इधर उधर कर दिए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी पड़ेगी, उनकी फोटोकॉपी से। ये आरडब्ल्यूए जिसमें ज्यादातर पहले से ही पता नहीं क्या बात है बैंक के लोग का गिरोह रहा इसमें। आपको हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मुझे आरडब्ल्यूए के बैंक के 2 खातों को लेकर कभी सही जानकारी नहीं दी गई,
कई डॉक्यूमेंट मुझसे छुपा दिए गए, क्योंकि मैंने पूछा भाई 2 अकाउंट क्यों खोल रखे हैं आप लोगों ने? एक और आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, गार्ड की सैलरी देने के लिए नहीं है, लेकिन वो बात इन्होंने फिर ढक दी। ये लालची बुड्ढे कुछ खुरापाती हैं उसमें, बस यही कहते रहते थे कि मैडम देखिए हम तो फोन का खर्चा आरडब्ल्यू से लेंगे, नेताओं और सरकारी ऑफिस में जाने का में जो हमारा पेट्रोल खर्च होता है वो खर्चा हमें आरडब्ल्यू को देना चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये आरडब्ल्यू के कोई खर्चे। जरूरत पड़ेगी तो कहीं पे इमरजेंसी होगी तो मैं आपको धन से भी सहयोग कर सकती हूँ। बाद में पता लगा कि ये लोग अपने खर्चे यहीं से निकालते आए हैं। जब मैंने थोड़ा हिसाब किताब चेक किए, और सोसाइटी के जो कार्यक्रम होते थे 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें भी बहुत हेरा फेरी होती थी। तो मेरे कार्यकाल में जो कैशियर थे, उसके बाद जब मैं ऐसे काम करने लगी तो उसके बाद लोगों ने मुझे सूचना दी कि मैडम ये जो कैशियर है ये ब्याज पे रुपया देते हैं। तो शिकायत करने वाले ने कहा कि वो 10% पे ब्याज देते हैं, 10% ब्याज पर रुपया देते हैं, और उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम जीबीएम में भी इस बात की पुष्टि कर देंगे, सामने आ जाएंगे। तो मैंने कैशियर से इस बात का जिक्र किया और कहा कि भाई कलेक्शन का रुपया आप तुरंत बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं करते? भाई मेरा इतना कहना था, वो तो पागल हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बड़ा बदतमीज आदमी था, आपने मुझे चोर समझ रखा है क्या? उसके बाद मैं उसके घर गई, मैंने घर जाके बात किया, तो बोला आप मुझे धमकाने के लिए आई हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बुला दे भाई पुलिस को, कोई बात नहीं। मैंने कहा पुलिस आएगी तो यार अच्छा होगा, सारे भेद खुल जाएंगे ना। आखिर क्यों तुम लोग मैंने आरडब्ल्यू से चिपके बैठे हो? मैंने कहा इतने सालों से आप कैशियर बने हो, किसी दूसरे को चांस दो, आगे युवाओं को क्यों नहीं आने देते आप लोग? उसके बाद मैंने कुछ सोसाइटी के युवाओं से बात की, लड़कों से, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैडम जब तक ये पुराने बुड्ढे बैठे हैं ये हमें काम नहीं करने देंगे, और आप अपनी हालत देखो, हमें नहीं करानी इतनी फजीयत और इतनी बदनामी। अब इन लोगों को मुझसे दिक्कत होने लगी, भाई डिफॉल्टर तो खत्म हो गए, इतनी धुआंधार बैटिंग हुई, फटाफट खत्म हो गए। अब ये मुझ पे रिजाइन करने की बात करने लगे। बताइए, जो मैंने कह ही दिया था कि भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन जब ये दबाव बनाने लगे तो इनमें सबसे पहले एक बड़ा खुरापाती बुड्ढा था, वो उसके बाद ये मर ही गया था। वो इस व्यक्ति ने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली मीटिंग में ही मुझे अलग से बुलाया था और मुझे कहा था कि देखिए बेशक आप शिवसेना में हैं, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, आप आरडब्ल्यू ऑफिस में कभी भी कोई मंदिर या भगवान के फोटो मत लगाना। मैंने बुजुर्ग समझकर कहा ठीक है यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ना, मेरा टारगेट देखिए डिफॉल्टर्स हैं, उनको मैं सही करके दूंगी। उसके बाद जब मैंने देखा, मैं तो खुद ही जाने वाली थी, लेकिन जब ये साजिश करने लगे तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। देखा जाए तो मुझे तो कोई शौक ही नहीं था आरडब्ल्यू का, और नहीं मेरे पास समय था, मैं तब भी बहुत व्यस्त थी। लेकिन फिर भी सम्मानित तरीके से जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया, उन बुड्ढों ने मुझसे कहा, बाद में मुझे पता लगा महा बदमाश बुड्ढे, लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन डिफॉल्टर्स खत्म करने के बाद, काम निकल जाने के बाद धन्यवाद देने की बजाय गुंडागर्दी तरीके से मुझ पर रिजाइन करने का दबाव डाला, तो मैंने फिर पलटकर वार किया कि बिल्कुल नहीं करेंगे रिजाइन। उसके बाद तो मेरे खिलाफ साजिशें होने लगी, जगह जगह मीटिंग होने लगी अपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे बताया गया कि भाई क्षेत्र का जो पार्षद है वो सोसाइटी में विजिट करने के लिए आ रहे हैं, कुछ पौधे वौधे लगाने हैं, भाई उनके लिए कुछ सफाई उफाई करवानी है, उनका प्रबंध किया जा रहा है। और देखिए मैडम आप प्रेसिडेंट हैं, आपको कोई चेक करना है। साजिश कर रहे थे ना, षड्यंत्र कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं उस दिन सुबह 6 बजे उठी और वहां मैंने राउंड लिया, तो मैंने देखा वहां 18-20 साल के बच्चे टाइप के वहां पर काम कर रहे थे। इन खुराफाती लोगों ने मेरे खिलाफ जानबूझ के इन बच्चों को यहाँ पे प्लांट किया था। अब सुबह 10 बजे नेता के आने का समय था, तो मुझे 6 बजे मैंने सोसाइटी में एक राउंड लिया और उन लड़कों को समझा दिया कि भाई बेटा जरा जल्दी जल्दी काम करो, नेताजी आने वाले हैं। लेकिन अच्छा, उसके बाद में घर आ गई, मुझे भी तैयार होना था नेताजी के स्वागत। लेकिन 9 बजे मुझे आरडब्ल्यू के बंदे ने फोन किया कि मैडम जी देखिए अभी तक कोई सफाई नहीं हुई, आपको चेक करना चाहिए ना। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं दौड़ के वहां गई तो सफाई, वो जो दोनों लड़के बैठे हुए थे, मैंने कहा यार बेटा देखो 2 घंटे हो गए आपने कोई काम नहीं किया। तो
पलट के मुझे जवाब देने लगे बुरी तरह से। तो पहले मुझे समझ गया, उसके बाद मैंने अपने बच्चे ही समझ के बहुत जोर के डांटा। मैंने कहा अच्छे से फटाफट यहाँ पे काम करो, और इतना तो समझ लो तुम दोबारा हम आपको सफाई के लिए कभी नहीं बुलाएंगे, और क्योंकि आप लोग बहुत ही गलत लोग हो, और 2 घंटे से आपने कुछ नहीं। उसके बाद वो लड़के सीधे खड़े हो गए, चैलेंज कर, उन्होंने मुझे धमकी दी, आपने हमारे साथ गाली गलौज की है और अब हम थाने में एफआईआर करने जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उनकी बातों, और नेताजी के आने की तैयारियां होने लगी। नेताजी आए, सोसाइटी में कुछ पेड़ वेड़ लगा के वीडियो बना के चले गए। उसके बाद मुझे थाने से फोन आया कि आप थाने आ जाइए, आपके खिलाफ एफआईआर करने के लिए शिकायत पत्र आया है। मैंने पूछा क्या गलती की है मैंने? तो बोले कि देखिए वो सफाई कर्मचारियों के साथ आपने गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने पुलिस को कहा देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद देखा मैंने कि पुलिस घर पे आ गई। अच्छा, उस वक्त मेरे पति साउथ अमेरिका में थे और बच्चे मेरे हॉस्टल में थे। मेरी माँ पूजा के लिए गांव गई थी, तो मैंने अपने पति को फोन करके सारी बात बता दी थी। तो उन्होंने भी फिर पुलिस वालों से बात की, जब पुलिस वाले घर पे आए थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए 3 दिन के बाद मैं दिल्ली आ जाऊंगा, उसके बाद अपने गिरफ्तारी का प्रोसेस आप कर लीजिएगा। बड़ी नॉर्मली उन्होंने बात किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि देखिए जी हम पे बहुत दबाव है, और लोगों ने थाने के अंदर ही अपने बिस्तर उस्तर लेके आ गए हैं, इसीलिए इस मामले पे हम लोगों को जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। और फिर मैंने किसी तरह पुलिस वालों को कहा कि ठीक है यार, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे मेरा पक्ष रखने की अनुमति मिलनी चाहिए कि नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वाले चले गए। तो मैं एक रूटीन चेकअप करवाती रहती हूँ अपना। तो 1 हफ्ते पहले ही मैंने रूटीन चेकअप अपना कराया था, मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई चल रहा था। तो मैं तो वैसे ही आरडब्ल्यू में फंसने के बाद हैरान परेशान थी, और फिर ये गिरफ्तारी की तलवार ने मेरे तो सीने में दर्द होने लगा, शिकायत होने लगी। उसके बाद मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई और उन लोगों ने मुझे एडमिट कर दिया। तो मैं एडमिट हो गई वहां पर। उसके बाद तभी रात को हमारी कैशियर का फोन आया 10 बजे करीब कि मैडम आप यहाँ आ जाइए। आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी। मैंने कहा नहीं हॉस्पिटल में। बोला आप तुरंत अपार्टमेंट में आ जाइए। मैंने कहा भाई तुम तो देख ही रहे हो कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए दौड़ रही है, तुम तो जानते हो इस बात को। तो बोला कि आपको तो आना पड़ेगा अपार्टमेंट में। मैंने कहा फिर बता दो यार क्या बात हो गई है। बोले सफाई कर्मचारियों ने एक सड़ा हुआ बड़ा सा पिग, सुअर जिसको कहते हैं, सोसाइटी के अंदर डाल दिया है, और धमकी देकर गए कि जिसने भी इसे हाथ लगाया या इसको बाहर फेंका तो उसको हम काट देंगे। और रेजिडेंट्स यहाँ भयंकर बदबू से परेशान है और चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा यार गेट पे रेडी पड़ी है, गार्ड से इसको बाहर भी फेंकवाइए। लेकिन वो बोले कि नहीं, डर के मारे कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हॉस्पिटल से बाहर गई, निकली, कोई नहीं था मेरे साथ, घर पे भी कोई नहीं था, और मैं अपार्टमेंट पहुंची। अपने हाथों से मैंने सुअर के पीछे की 2 टांग पकड़ी और आगे के उसके जो हाथ थे मेरे स्टाफ ने पकड़े, और मैंने उठा के उसे रेडी पे रखवाया। सोसाइटी के 100-150 लोग खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैंने वही गेट पे फिर पानी मांगा, हाथ धोया, और फिर मैं वापस हॉस्पिटल जाकर लेट गई। वहां मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लगा ही रखा था। दूसरे दिन मुझे किसी ने सूचना दी कि मैडम पुलिस तो अपार्टमेंट के गेट पे बार बार आकर आपके बारे में पूछ रही है कि मैडम घर आएगी कि नहीं। फिर मैंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए फाइल तैयार करवाई, और दूसरे दिन फिर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई थी। मैं कोर्ट नहीं गई, मुझे आशंका थी। तो सुनवाई के बाद मेरे वकील ने मुझे बताया कि आपकी अग्रिम जमानत कैंसिल कर दी गई है। फिर मैं सीधे डीसीपी छाया शर्मा जी से मिली, वो हमारे क्षेत्र की डीसीपी थी। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और फिर मुझे बताया कि आपके केस की जानकारी मेरे पास है, मुझे सब पता है। उन्होंने कहा आप सीधे थाने जाकर सरेंडर करें। देखिए वहां पर बहुत लोग बैठे हैं और
बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बात करने का पक्ष, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। उसके बाद मैं सीधे घर आई। इनसे बात करने के बाद मैंने अपने थोड़े बहुत जो ऑर्नामेंट, कान के टॉप्स, चेन वगैरह निकाल के अलमारी में रखे और थाने में सरेंडर करके मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी कि अंदर भी जाना पड़ सकता है। मुझे पूरी सुरक्षा के साथ थाने ले जाया गया। थाना तो छावनी बना हुआ था, लोग वहां बिस्तर लगाकर बैठ गए थे। अंदर जाके मैंने जब देखा कि कई हिंदू संगठन के पदाधिकारी, बीजेपी और शिवसेना के लोग वहां मेरे लिए खड़े थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतना प्यार भी करते हैं। 8-10 हजार लोग खड़े थे वहां। और फिर वहां दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई। मुझे बैठाया गया था, मैं बिल्कुल मजबूती से बैठी। ये बहुत लोग प्रमाण है इस बात का, आप पूछ सकते हो। मेरा चेहरा भावहीन था, निडरता के साथ बैठी थी, मैं किसी भी उसके लिए तैयार थी। उसके बाद जब हमसे वहां पर पूछताछ की, करीब 1 घंटा बहस करने के बाद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं। तो फिर जब मैं पक गई बात करते करते, तो मैंने खड़े होकर एसएचओ को कहा कि ठीक है सर, फिर ठीक है, जैसा ही कह रहे हैं आप आगे की कार्रवाई करें। भाई इतना ज्यादा, करीब 1.5-2 घंटे हो गए। लेकिन उठने के बाद मैंने इतना उस बच्चे को देखा सामने जिसने मुझ पर इल्जाम, मैंने उस बच्चे की तरफ देखा जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था। उसको देखते हुए कहा कि बेटा देख, तू मेरे बेटे जैसा है। और मैंने जीवन में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया था। मेरे घर में जो खाना बनाती है वो भी दलित महिला है। इसके बाद भी अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो बेशक बेटा 1 गिलास पानी ले आ, पहले तू पी ले, बाद में मैं पी लूंगी, और क्या कर सकती। मेरा इतना ही कहना था कि वहां पर सब लोग शांत हो गए। उसके बाद उनके भी जो लोग आए थे दूसरे पक्ष के, कुछ बुजुर्ग भी थे, शांत हो गए। उसके बाद मुझसे एक औपचारिक माफीनामा लिखवाया गया थाने में। और उसके बाद फिर मुझे माइक दिया गया, क्योंकि भीड़ भी थी बाहर, भीड़ को भी पता लगाना था कि क्या हुआ अंदर। तो फिर मैंने भीड़ को भी संबोधित किया कि भाई मेरा इरादा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। फिर भी अगर मुझसे कोई अभद्रता हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर पूरी सुरक्षा के साथ मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। उसके बाद भी पूरी रात पुलिस की गाड़ी गेट पर खड़ी थी। वापस आकर जब ये अरेस्टिंग नहीं हुई, उसके बाद में दूसरे दिन आकर फिर आरडब्ल्यू के कुछ बाकी काम थे मेरे, उनको निपटाने के लिए ऑफिस में बैठ गई। तो आरडब्ल्यू टीम ने सोचा कि शायद इतनी परेशानी झेलने के बाद ये खुद हट जाएगी, लेकिन मैं नहीं हटी। तो ये लोग सारे परेशान हो गए। अब मेरे विरोधी एक नए षड्यंत्र की तैयारी में जुट गए। आगे क्या हुआ, इस वीडियो का दूसरा भाग आप जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कर्म भाव की मकर राशि को माध्यम बनाकर भगवान कृष्ण अधर्म और अन्याय होने पर वहां इन्हें मजबूती से खड़ा करते हैं और न्याय करते हैं। किस तरह से मकर जातक, यानी मेरे, जब इन लोगों से आहत होकर मैंने कुछ दुष्टों को उस वक्त श्राप दिए थे, वो श्राप फलित हो गए। राधे राधे।